हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे जैव विविधता। जैव विविधता में दो प्रकार के कंजर्वेशन मेथड होते हैं। एक तो होता है इन सिटू, मतलब उनके प्राकृतिक आवास पर ही उनका संरक्षण करना। दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो हम इन सिटू पढ़ रहे थे। इन सिटू में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए थे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए थे, इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व भी पढ़ लिए थे। एक और मेथड होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व किस कंसेप्ट पर है कि हमारे पास जीव जंतु और जंगल भी है, इसके अलावा मेन भी है, दोनों का आपस पे डिपेंडेंट है। तो उनका ग्रोथ कैसे हो, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, इसके अलावा जो वन्य जीव है उनका ग्रोथ कैसा हो। तो इसके लिए वहाँ पर क्या होनी चाहिए, रिसर्च भी होनी चाहिए प्रॉपरली। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास क्या होनी चाहिए, रिसर्च भी होनी चाहिए। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस बढ़े, इसलिए उनको वहाँ पर क्या होना चाहिए, टूरिज्म में ले जाके देखा, इको टूरिज्म भी बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब लोगों को पता चले कि हाँ ये व्यवस्था होती है, ऐसे जीव जंतु रहते हैं, ये प्राकृतिक आवास होता है, इसलिए हमें उन्हें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो इन सब पर्पज़ को सोल्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा आई है। ये किस पर बेस्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। किस पर बेस्ड है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, किस अप्रोच पर बेस्ड है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच क्या है कि हमें जिन रिसोर्सेज की जरूरत है हमें केवल उन्हीं का यूज करना है, बाकी का क्या करना है, कंजर्व करना है। बाकी को हमारे भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बचा कर रखना है। तो हम जितना अच्छे से हो सके उतना रिसोर्सेज को क्या करें, अच्छे से यूज करें। जैसे रिसाइकल का आजकल ट्रेंड चल रहा है, चीज़ों को क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। जहाँ तक हमें उसका यूज हो सकता है वहाँ पर बार बार यूज करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम वेन डायग्राम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनता है। ये तो है आर्थिक, यानी कि कुछ भी आर्थिक क्रियाकलाप हो सकता है, कुछ भी इंडस्ट्री हो सकती है। यह है सामाजिक, यानी कि उसका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यह है पर्यावरण, यानी कि उसका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आर्थिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यह होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जहाँ पर तीनों ही मैच कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं अपन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो ये कैसी एक समावेशी प्रक्रिया है, समावेशी प्रोसेस है, जिसमें हमारे हर चीज़ का बेनिफिट देखा जाता है। जैसे कोई उद्योग लगा रहे हैं तो आर्थिक विकास भी हो, लोगों को रोजगार भी मिले, सामाजिक विकास भी हो, यानी कि जो आसपास की जो सोसाइटी है उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा समाज पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। जैसे यहाँ से धुआं निकलता है तो लोगों को क्या है, प्रदूषण की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे सारे अप्रोच हमको साथ में लगानी है। पर्यावरण को भी क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ वेस्ट निकल रहा है तो यूँ नहीं हम नदियों में छोड़ दें, ठीक है। तो पर्यावरण को भी क्या देखना है, हमें इन एक ऊपर से देखना है, सारी अप्रोच को, सब चीज़ों को क्या लेके चलना है, साथ में लेके चलना है। तो ये होता है सतत पोषणीय विकास। कब आई है अवधारणा, तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम आया था, यूनेस्को 1971 में एक प्रोग्राम आया था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, क्या नाम था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद ही क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की गई। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट देखते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व कैसा बनता है, इसमें 3 एरिया होते हैं। एक तो होता है कोर एरिया, उसके बाद होता है बफर एरिया, और फिर होता है ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं कोर एरिया। जो सबसे अंदर वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं, कोर एरिया। कोर एरिया, कोर एरिया में हम क्या क्या लेंगे, नेशनल पार्क ले लेंगे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले लेंगे, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी मानवीय। यहाँ पर केवल जीव जंतु खुली तरीके से विचरण करेंगे। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोर एरिया के रूप में रखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी क्या रहेगी, बैन रहेगी। दूसरा जो क्षेत्र है इसको कहते हैं बफर क्षेत्र, बफर एरिया।
बफर एरिया। दूसरा जो लेयर होगा उसको क्या कहेंगे, बफर एरिया। अब बफर एरिया में क्या करेंगे, हम साइंटिफिक काम कर लेंगे। जैसे देखेंगे कि भाई कोई जीव जंतु है तो वो अगर संकटग्रस्त है तो उसके जो है उसको कंजर्व किया जा सके, इसलिए क्या होगा यहाँ पर रिसर्च का काम हो सकता है। इसके अलावा हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसका यूज कर सकते हैं, एजुकेशनल। इसके अलावा टूरिज्म के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र को क्या बनाया जाता है, बफर एरिया। फिर ये सबसे लास्ट वाला एरिया रहता है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन, संक्रमण क्षेत्र। अब इस संक्रमण क्षेत्र में क्या रहते हैं, जो ट्राइबल एरिया है ज़्यादातर किस पर डिपेंडेंट होते हैं, वन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, वो ट्राइबल एरिया वो ट्राइबल बस्तियाँ रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब ट्राइबल बस्तियाँ रहेगी तो उनके पशु वशु भी रहेंगे, तो इसके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो चारण का काम भी कर सकते हैं, ग्रेजिंग का काम भी कर सकते हैं। अब इनका जो है वन उपज का संग्रहण भी कर सकते हैं। इसके अलावा वन उपज का संग्रहण, ठीक है। इसके अलावा जो खेती करना चाहे वो थोड़े बहुत एरिया में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाता है बाहरी दुनिया, ठीक है। कोई शहर हो गया, कोई गांव हो गया, कस्बा हो गया, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। सबसे अंदर आता है कोर एरिया, जिसमें बिल्कुल ही मानवीय गतिविधि क्या रहती है, बैन। मानव का एंट्रेंस क्या रहता है, बिल्कुल भी बैन। तो जो हम जाते हैं घूमने करने, वो किस एरिया में जाते हैं, बफर एरिया में घूमने जाते हैं। जैसे हम रणथंभौर घूमने जा रहे हैं तो कौन से एरिया में घूमने जाएंगे, हम बफर एरिया में जाएंगे। कभी भी कोर एरिया में हमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोर एरिया में उनका ब्रीडिंग का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा बारिश में देखना, अब बारिश में बंद कर देते हैं, क्योंकि बारिश में वो क्या होते हैं, बफर जोन में भी आ जाते हैं। तो बारिश में इनमें घूमना क्या रहता है, बैन रहता है। इसके अलावा जो सबसे बाहर रहेंगे, ट्राइबल एरिया, जनजातीय लोग रहेंगे, तो वहाँ पर चारण का काम भी कर सकते हैं, वन उपज का संग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़े बहुत क्षेत्र में खेती भी कर सकते हैं। तो ये है पूरा कंसेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व का। कब घोषित किए गए, 1971 में एक यूनेस्को का कार्यक्रम चला था, मैंड एंड बायोस्फीयर रिजर्व। कैसी अवधारणा है, सतत पोषणीय अवधारणा है, यानी कि सबको समग्र रूप से, होलिस्टिक रूप से इसको देखा जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व कैसी अवधारणा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली अवधारणा है। 3 क्षेत्र में बांटा है, कोर एरिया, बफर एरिया और सबसे लास्ट में ट्रांजिशन एरिया। अब देखते हैं इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, तो इंडिया में जो है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक भी नहीं है, ठीक है। राजस्थान में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इंडिया में कितने, 18। जो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व बना था वो कौन सा था, नीलगिरी। कौन सा था, नीलगिरी। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी। सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है कच्छ का रण, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ का रण। तो इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 है। राजस्थान में कोई नहीं है। फर्स्ट कौन सा था, नीलगिरी, 1986 में घोषित किया गया था, 1986 में। और सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ का रण है, ठीक है। नोट, तो राजस्थान में क्या है, एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी अवधारणा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली अवधारणा है, ठीक है। नोट की बात करें, एक चीज अलग होती है, जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान। बायोस्फीयर रिजर्व से अलग चीज है जैविक उद्यान, ठीक है। कंफ्यूज मत होना दोनों में। बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व अलग है और बायोलॉजिकल पार्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में कहाँ कहाँ है, बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी जगह है बायोलॉजिकल पार्क। तो एक तो है जयपुर, जयपुर में कौन सा है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। दूसरा बात करें जोधपुर में है माचिया सफारी। एक देखें तो एक है सज्जनगढ़, कहाँ पर है सज्जनगढ़, उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहाँ पर है, सज्जनगढ़ तो कहाँ पर है, उदयपुर में। इसके अलावा अभी कोटा में बना है अभेड़ा, कौन सा है, अभेड़ा, कहाँ पर है, कोटा में।
एक और जो जिसका काम चल रहा है वो है बीकानेर में मरुधरा। मरुधरा कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा देखी थी हमने, कैसी अवधारणा थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली अवधारणा थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सबको साथ में लेकर चलना, यानी कि हर क्षेत्र का विकास हो, यूँ नहीं एक क्षेत्र का ज़्यादा विकास हो जाए, केवल आर्थिक विकास की और समाज पर क्या हो नकारात्मक प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब पर क्या हो समान विकास होना चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व की राजस्थान में एक भी नहीं है, इंडिया में कितने 18 है। पहला कौन सा था? नीलगिरी में था। और सबसे बड़ा की बात करें तो कच्छ का रण। अब एक अलग है बायोस्फीयर रिजर्व से अलग है जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क। इसको भी एक सिटी कंजर्वेशन माना जाता है। कैसा माना जाता है? एक सिटू कंजर्वेशन। एक सिटू कंजर्वेशन। बहिस्थाने। बहिस्थाने का मतलब है कि उनको प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर कंजर्व करना। ठीक है, तो ये राजस्थान में 5 जैविक उद्यान है। कौन कौन से? जयपुर में नाहरगढ़ है, इसके अलावा अबेड़ा कोटा में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचिया सफारी जोधपुर में और मरुधरा बीकानेर में। ठीक है, तो राजस्थान में कितने जैविक उद्यान है? तो 5 जैविक उद्यान है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पहला कौन सा था? नीलगिरी। राजस्थान में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ में। इसके बाद बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, कैसा मेथड है? एक सिटू कंजर्वेशन, बहिस्थाने संरक्षण का मेथड है। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 5 है, अबेड़ा, नाहरगढ़, इसके अलावा मरुधरा, माचिया सफारी और सज्जनगढ़। अब एक सिटू कंजर्वेशन में बात करते हैं हम, बहिस्थाने एक सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन हमारे पूरे हो गए। नेशनल पार्क पढ़ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिया, कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ लिया और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिया। एक सिटू में हमने कौन सा पढ़ लिया अभी तक? बायोलॉजिकल पार्क पढ़ लिया। ठीक है, एक सिटू कंजर्वेशन। तो एक सिटू कंजर्वेशन में अगली बात करते हैं, तो अगली बात करेंगे जू की, चिड़ियाघर जू की। ठीक है, अब जू को कौन रेगुलेट करता है? जू को रेगुलेट करता है एक अथॉरिटी आती है जिसका नाम है सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी कौन रेगुलेट करती है? इससे जू से रिलेटेड जितने भी नियम कायदे बनाएगी कौन बनाएगी? सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाएगी। कैसी बॉडी है सेंट्रल जू अथॉरिटी? स्टैच्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के तहत? एक सदाबहार एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको 1992 में संशोधन किया गया और 1992 में बनाई सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो कौन सी बॉडी होगी ये? वैधानिक बॉडी। ठीक है, जो बॉडी पर्टिकुलर किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है कौन सी बॉडी कहलाती है? वो वैधानिक या स्टैच्यूरी। ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी। जू को कौन रेगुलेट करेगी? सेंट्रल जू अथॉरिटी। यही सेंट्रल को निर्देश देगी भाई जू ऐसा होना चाहिए, ये इसके मापदंड है। ठीक है, अब राजस्थान में देखते हैं कौन कौन से जू है। राजस्थान में देखते हैं कौन कौन से जू है। तो सबसे पहला तो है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में 2 जू है। एक तो है नाहरगढ़, एक जयपुर के नाम से, ये जिसको किसने बनाया था? राम सिंह ने। राम सिंह सेकंड, एक राजा था राम सिंह सेकंड, जयपुर का राजा था, उसने बनाया था रामनिवास बाग। ठीक है, जयपुर में 2 चिड़ियाघर है, एक तो है रामनिवास बाग में और दूसरा कहाँ पर है? नाहरगढ़ में। जो नाहरगढ़ में है ना, यहाँ पर है वैश्विक स्तर का चिड़ियाघर। वैश्विक स्तर का चिड़ियाघर। और वैश्विक स्तर का चिड़ियाघर इसे कब बनाया? तो 4 जून 2016 को। ठीक है, नाहरगढ़ में क्या है? वैश्विक स्तर का, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी मापदंड होने चाहिए जू के लिए वो कहाँ पर फॉलो किए गए? नाहरगढ़ में फॉलो किए। तो जयपुर में कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, एक है उदयपुर में, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। एक है जोधपुर में। जोधपुर में क्या है? गोडावण का प्रजनन केंद्र भी है। गोडावण का जो जोधपुर वाला जीव है, यहाँ पर क्या है? गोडावण का प्रजनन केंद्र भी है। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर में है एक, इसके अलावा एक कोटा में।
तो टोटल कितने हो गए 6 जू। राजस्थान में कितने चिड़ियाघर है 6 है, ठीक है। बीकानेर को भी बंद भी किया जा रहा है, ठीक है। तो जयपुर में 2 है, एक तो बनाया गया राम सिंह सेकंड के द्वारा। नाहरगढ़ में जो है वो कैसा है, वैश्विक स्तर का चिड़ियाघर है। एक कोटा में, एक उदयपुर में, एक जोधपुर में। यहाँ पर क्या है, गोडावण का प्रजनन केंद्र भी है। इसके अलावा एक क्या है, बीकानेर में। जो जयपुर वाला चिड़ियाघर है, यहाँ पर क्या क्या है, घड़ियाल का प्रजनन केंद्र। घड़ियाल का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो जयपुर वाले चिड़ियाघर में, ठीक है। तो हमने देखा जू कैसा मेथड है, एक सीटू कंजर्वेशन का, यानी कि बही स्थानीय कंजर्वेशन का मेथड है। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। कौन से एक्ट के द्वारा बनाई गई है ये बॉडी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वन्य जीव अधिनियम 1972 है, उसके तहत ये बॉडी बनाई गई है। इसलिए कैसी बॉडी है, स्टेचुरी वैधानिक बॉडी है। जब भी कोई संस्था हमारे किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है तो वो कैसी बॉडी कहलाती है, वैधानिक या स्टेचुरी बॉडी कहलाती है। जयपुर में 2 है, एक तो है रामनिवास बाग, दूसरा है नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो है वो वैश्विक स्तर का चिड़ियाघर है। और जयपुर के चिड़ियाघर में क्या है, घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी। एक कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में किसका प्रजनन केंद्र है, गोडावण का। और एक है बीकानेर का। तो ये हमने राजस्थान में कितने चिड़ियाघर है, 6 चिड़ियाघर है। कैसा, कौन सा मेथड है, एक सीटू कंजर्वेशन का, यानी कि बही स्थानीय कंजर्वेशन का मेथड है। राजस्थान में 6 चिड़ियाघर है। जयपुर का जो चिड़ियाघर है वह किसके प्रजनन के लिए है, घड़ियालों के लिए। और जो जोधपुर का है वह किसके लिए, गोडावण के प्रजनन के लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र की। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, आखेट मतलब शिकार पर पाबंदी वाले क्षेत्र, ठीक है। आखेट का मतलब है शिकार। अब इसको जो किसके तहत डिक्लेयर किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी डिक्लेयर किया था हमने। कौन से एक्ट के तहत डिक्लेयर किया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक ही एक्ट आएगा मैक्सिमम में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1972। इसकी धारा है 37। इसके तहत आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। राजस्थान में कितने, तो राजस्थान में है 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र। कितने हैं, 33। अब 33 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा है वो तो है कोटसर सावंतसर। क्या नाम है, कोटसर सावंतसर। सबसे बड़ा का क्या नाम है, कोटसर सावंतसर। कहाँ पर है ये, चूरू में। और सबसे छोटा है कनक सागर बूंदी में। पढ़ा था हमने, रामगढ़ विस्तारी में भी आया था कनक सागर या दुगारी बांध, ठीक है। तो सबसे बड़ा कहाँ पर है, कोटसर सावंतसर में। और सबसे छोटा कहाँ पर है, कनक सागर में। राजस्थान में कितने हैं, 33। अगर पर्टिकुलर जिला पूछे तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा है। जोधपुर में सबसे ज़्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है 7। इसका एक कारण संभवतः विश्नोई धर्म समाज भी हो सकता है, क्योंकि विश्नोई ज़्यादा मिलते हैं जोधपुर के आसपास, तो उनके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है वन्य जीव, ठीक है। इसलिए संभवतः यहाँ सबसे ज़्यादा इसी कारण से। तो ये हो गया आखेट निषिद्ध क्षेत्र। अगला देखते हैं मृग उद्यान। मृग उद्यान, डियर पार्क। डियर पार्क क्या होते हैं, जो बेसिकली हिरण जैसे दिखते हैं उनके लिए, उनको कंजर्व करने के लिए डियर पार्क बनाए जाते हैं, मृग उद्यान। मेनली 3 सी आते हैं, 3 सी कौन कौन से आते हैं, चीतल जो कि जयपुर का मस्कट है, चौसिंगा एकमात्र जिसके 4 सींग होते हैं, चौसिंगा जो कि चित्तौड़ का मस्कट है। इसके अलावा चिंकारा जो कि गंगानगर का मस्कट है और राजस्थान का राज्य पशु भी है चिंकारा, ठीक है। तो डियर पार्क देखते हैं राजस्थान में कहाँ कहाँ डियर पार्क है। तो राजस्थान में टोटल 7 डियर पार्क है। कितने, 7 मृग उद्यान है। राजस्थान में कितने टोटल, 7 मृग उद्यान है। बात करते हैं तो जयपुर में 2 है, जयपुर में 2 है। क्या नाम है, संजय और अशोक, संजय और अशोक। ऐसे ही जोधपुर में भी 2 है, एक तो है अमृता देवी और दूसरी है माचिया।
अमृता देवी हो गया माचिया। इसके अलावा एक पुष्कर में, पुष्कर। इसके अलावा एक उदयपुर में, क्या नाम है, सज्जनगढ़। और एक है चित्तौड़ में, चित्तौड़। ठीक है, तो राजस्थान में कितने मृग उद्यान है? 7 मृग उद्यान है। किसके लिए किए जाते हैं? मेनली जो हिरण जैसे दिखते हैं उसमें क्या क्या आता है? 3 सी, चीतल, चौसिंगा और चिंकारा। राजस्थान में कितने? 7 है। जयपुर में संजय अशोक, जोधपुर में अमृता देवी माचिया, एक है पुष्कर अजमेर में, चित्तौड़ में, सज्जनगढ़ में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो जयपुर में 2 युवक थे जिसका क्या नाम था? संजय और अशोक। दोनों क्या थे? दोस्त थे। दोनों क्या थे? दोस्त थे। अमृता देवी जी आई कहाँ से? जोधपुर से। तैयारी करने आई जयपुर में। अब अमृता देवी जी अपने रूम पे क्या कर रही थी? विश्राम कर रही थी। किस पर? माचिया। माचिया मतलब चारपाई। माचिया पर क्या कर रही थी? विश्राम कर रही थी। दोनों आए, दोनों को पसंद थी अमृता देवी, तो दोनों प्रपोज करने आए। अमृता देवी को कहाँ पर लेटी हुई थी वो? माचिया यानी कि चारपाई पर। तो इन्होंने कहा, अमृता देवी ने, कि डैडी नहीं मानेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मेरे डैडी क्या करेंगे? स्वयंवर करेंगे, उसमें आना पड़ेगा अच्छे से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो पवित्र पुष्कर की पवित्र झील में स्नान करके आओ, सज्जन होके आओ। ऐसे ऊंचे बाल नहीं चलेंगे, कैसे? बिल्कुल डिसेंट होके आओ, बढ़िया अच्छे जैसे सनग्लास वनग्लास लेके लगा के आओ, सज्जन होके आओ। कहाँ पे आओ? पिताजी कहाँ रहते हैं? चित्तौड़गढ़ के किले में। तो ये हो गया 7 मृग उद्यान। संजय अशोक जयपुर के, अमृता देवी कहाँ पर लेटी हुई थी? माचिया यानी चारपाई पर। जो कहाँ पर थी ये? जोधपुर की। कहाँ पर आई थी? जयपुर में कोचिंग करने। कौन मिले इसको? संजय अशोक। दोनों ने प्रपोज किया। इन्होंने क्या बोला? पहले पुष्कर झील में क्या करो? स्नान करो, पवित्र होके आओ, सज्जन बनो, और फिर कहाँ पे आओ? चित्तौड़गढ़। वहाँ पर क्या है? पिताजी, और उनसे मिलकर हाथ मांगो। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र और मृग उद्यान। आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र कितने? 33। सबसे बड़ा कोटसर सामवत्सर चुरू, सबसे छोटा कनक सागर बूंदी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके बाद पढ़ा मृग उद्यान। मृग उद्यान किसके लिए? मेनली 3 सी के लिए, चीतल, चौसिंगा और चिंकारा। राजस्थान में कितने हैं मृग उद्यान? तो मृग उद्यान है बेसिकली 7। ठीक है, इसके बाद कुछ थोड़े बहुत फैक्ट देख लेते हैं। देखो एक एक्ट आया था जो जैव विविधता है इसको कंजर्व करने के लिए, एक एक्ट आया था जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। इसमें ये कहा गया कि सेंट्रल पर अलग बॉडी बनेगी और स्टेट पर क्या बनेगी? स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। क्या बनेगी? स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। क्या बनेगा? स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड बनेगा। जैसे सेंट्रल पर बनेगा नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड, यानी कि वो जैव विविधता से रिलेटेड सारे काम देखेगा, ऐसे ही बनेगा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, तो जो स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है वो राजस्थान में कब बना? 14 सितंबर 2010 में। 14 सितंबर 2010 राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड कब बना? 2010 में बना। इसके बाद देखते हैं हम और क्या क्या है यहाँ पर। राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल। अब राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र है जिनको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है? तो एक तो है नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। एक है छापोली मनसा माता, छापोली मनसा माता कहाँ पर है? पहले भी आया था छापोली मनसा माता, झुंझुनू में। कंजर्वेशन रिजर्व जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी आया था। कहाँ पर है? झुंझुनू में। इसके अलावा आंकलवुड फोजिल पार्क, आंकलवुड फोजिल पार्क। जब हम मरु उद्यान पढ़ रहे थे तो वहाँ भी आया था आंकलवुड फोजिल पार्क। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये 3 क्या है? जैव विविधता विरासत स्थल। एक तो है नाग पहाड़ अजमेर जहाँ से लूणी का उद्गम होता है, एक है छापोली मनसा माता जो कि एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है, आंकलवुड फोजिल पार्क जहाँ से क्या है? जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष मिले हैं। तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो जैव विविधता स्थल कितने हो गए? 3। एक ऐसे ही राजस्थान में जैव विविधता पार्क भी है, जैव विविधता पार्क। ठीक है, जैव विविधता पार्क कहाँ पर है? जैव विविधता पार्क तो गमधर वन क्षेत्र, गमधर वन क्षेत्र कहाँ पर है? गमधर वन क्षेत्र उदयपुर में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सेंट्रल लेवल पर जैव विविधता को रेगुलेट करने के लिए क्या है? एक एक्ट आया है जिसका क्या नाम है? बायोडायवर्सिटी एक्ट।
इसमें क्या है कि सेंट्रल लेवल पर एक अलग बॉडी बनेगी और स्टेट लेवल पर एक अलग बॉडी बनेगी, जिसका क्या नाम होगा, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो जो राजस्थान में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है वो कब बना, 14 सितंबर 2010 को बना। ठीक है। राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल कितने हैं, 3 है, नागपाड़, अजमेर, छापोली, मनसा, माता झुंझुनू, आकलउड, फोजिल पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर में। जैव विविधता पार्क कहाँ है, गमदर वन क्षेत्र में। ठीक है। तो ये हो गया जैव विविधता। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं सेंट्रल पर जो प्रोजेक्ट चलाए गए। इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोजेक्ट। तो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, तो 1973 में। राजस्थान में कितने, 4 है, 5वां प्रस्तावित है कुंभलगढ़ में। इसके बाद आता है हाथी संरक्षण, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी संरक्षण अधिनियम, इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये आया 1992 में। कब आया ये, 1992 में। ऐसे एक आया प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ये कब आया, 1975 में। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, हाथी संरक्षण अधिनियम या प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, 1992 में। इसे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया कब आया, 1975 में। अब बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को। और यूएन जो है, यूएन ने क्या किया, 2010 से लेकर 2020 का जो डिकेड है, पूरा दशक है, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, जैव विविधता दशक। जैव विविधता दशक। ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और यूएन ने क्या किया, 2010 से 20 का जो पूरा दशक है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, जैव विविधता दशक। तो ये 3 प्रोजेक्ट देखे हमने, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। जैव विविधता दिवस देखा 22 मई को। और यूएन ने क्या किया, 2010 से 20 का जो पूरा दशक है इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, जैव विविधता दशक। एक और जैव विविधता से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, जिसको कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। तप्त स्थल, तप्त स्थल का मतलब है जहाँ पर जैव विविधता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर क्या है, ह्यूमन के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है। वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जो केवल उसी एरिया में पाए जाते हैं, या जीव जंतु है जो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको पर क्या है, विलुप्त होने का खतरा है। तो इन ऐसे स्थानों को क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसके द्वारा दी गई है अवधारणा, एक वैज्ञानिक थे नॉर्मन मेयर्स। क्या नाम था, नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स, इनके द्वारा ये अवधारणा दी गई कि इसके बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की। तो इंडिया में मेनली 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। एक तो कहाँ है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। एक है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसके अलावा इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडिया और जो म्यांमार वाला एरिया है, इंडो बर्मा क्षेत्र। इसके अलावा एक सुंडा लैंड, सुंडा लैंड। सुंडा लैंड में क्या है, जो भारत का निकोबार वाला क्षेत्र है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, वो आता है मेनली, निकोबार वाला क्षेत्र। पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 ही है, एक तो पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट। एक है इंडो बर्मा, दूसरा है सुंडा लैंड। मेनलैंड इंडिया की बात करें तो 2 ही है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है। इंडो बर्मा वाला क्षेत्र इंडिया और म्यांमार वाला बीच का क्षेत्र और सुंडा लैंड। ये 4 वर्ल्ड में 4 बायोडाइवर्सिटी, इंडिया के आसपास कितने, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मतलब है जहाँ जैव विविधता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या है, वहाँ पर जो भी
ऐसे पौधे पाए जाते हैं या ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे पूर्वी हिमालय में कोई वनस्पति मिल गई, वो पर्टिकुलर इसी लोकेशन पे मिलेगी, तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या है, उसके विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा है। तो ऐसे स्थलों को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। किसके द्वारा दी गई है अवधारणा, नॉर्मन मेयर साहब के द्वारा दी गई। ठीक है, तो ये हमने बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन क्या हो गया, पूरा हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगे, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद।